तो तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेस्ला। हमने पढ़ लिया था हेस्ला के बाद अब आज हम पढ़ने वाले हैं इंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन बच्चों। इंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसे थ्योरेटिकल और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के न्यूमेरिकल बनते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं, नीट में आते हैं, जिपमर में आते हैं, एम्स में आते हैं, जे मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकता है लेक्चर आपके लिए। तो इंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन का डिसीजन करने से पहले मेक श्योर करें कि आपको जो है हेस्ला काफ़ी अच्छे तरीके से आता हो। बिना हेस्ला के इस चैप्टर को शुरू ना करें, इस चैप्टर को क्या इस टॉपिक को शुरू ना करें, तो हेस्ला के बाद ही ये टॉपिक पढ़ें आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन। So we can use the methods just discussed to calculate enthalpy changes for a great many reactions from tabulated delta H values. For example, extensive tables exist of enthalpies of vaporization. For example, extensive tables exist of enthalpies of vaporization delta H for converting liquids to gases, enthalpies of fusion delta H for melting solids, enthalpies of combustion delta H for combusting a substance in oxygen, है ना। enthalpies of combustion क्या होता है, delta H for combusting a substance in oxygen and so forth. A particularly important process used for tabulating thermochemical data is the formation of a compound from its constituent elements. A particularly important process used for A particularly बच्चों important process used for tabulating thermochemical data is the formation of a compound from its constituent elements. The enthalpy change associated, ये नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्या, कि the enthalpy change associated with this process is called the enthalpy of formation. The enthalpy change किससे associated की बात कर रहा हूँ, यही किससे कि formation of a compound from its constituent elements. The enthalpy change associated with this process is called the enthalpy of formation or heat of formation. इसको डेल्टा एच एफ से लिखते हैं, where the subscript f indicates that the substance has been formed from its constituent elements. ठीक है, तो बच्चों enthalpies of formation के कई नाम हैं। आप enthalpies of formation तो कह ही सकते हैं, साथ ही साथ आप और भी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि इसको हम इंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन तो कहते हैं, साथ ही साथ इसके और बहुत सारे नाम हैं। एक तो इंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन हो गया बच्चों, और इसके कौन से नाम हैं, इंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन के अलावा इसका एक नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन को और किस नाम से हम कह सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं ना। इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कई बार कहा जाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहिए या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहिए, या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप डेल्टा एच लिखिए और यहाँ पे एफ लिख दीजिए। इसका मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके बच्चों, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। तो यही हम बता रहे हैं आपको। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी enthalpy change depends on the temperature, pressure and state. The magnitude of any enthalpy change depends on the temperature, pressure and state, gas है, liquid है और solid crystalline form है, of the reactants and products. To compare enthalpies of different reactions, we must define a set of conditions. टू कंपेयर अगर करना चाहते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस डिफाइन करने पड़ेंगे ना, ताकि जिस कंडीशन पर हम सबकी कंपेरिजन कर सकें, सबके ऊपर डिसीजन कर सकें। तो टू कंपेयर एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस वी मस्ट डिफाइन अ सेट ऑफ कंडीशंस कॉल्ड अ स्टैंडर्ड स्टेट एट विच मोस्ट एंथैल्पीज आर टैबुलेटेड, है ना बच्चों। तो क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट, थोड़ा ध्यान दीजिए कि द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स प्योर फॉर्म। द स्टैंडर्ड स्टेट of a substance is its pure form at atmospheric pressure 1 atm and the temperature of interest which we usually choose to be 298 Kelvin और 25 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारा कोई सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में कब कहा जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि हम जब बातचीत कर रहे हैं तो हम ये लेके चल रहे हैं कि उस टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 1 atm, यानी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले रहे हैं जो कि 1 atm है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm ले रहे हैं। और टेम्परेचर कितना ले रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर हम ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको अगर आप केल्विन में लिखना चाहें तो 298 केल्विन, 298 केल्विन बच्चों, कितना 298 केल्विन आप ले सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड स्टेट होता है। अब आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है जब सब्सटेंस अपने प्योर फॉर्म में हो और प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो यानी 298 केल्विन हो। तो द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज प्योर फॉर्म एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm में, एंड द टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट विच वी यूजुअली चूज टू बी 298 केल्विन इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, तो अगर ये नॉर्मल है इस प्रकार से हम लिखते हैं इंथैल्पी चेंज को, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज को किस तरह लिखेंगे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज का मतलब है इंथैल्पी चेंज एट 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं। ये है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज बच्चों। यहाँ नॉट का साइन बना देते हैं तो ये बन जाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। यस बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है कि द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, विच डिनोट a standard enthalpy change of delta H naught where the superscript not indicates standard state conditions, है ना। तो जब हम ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं बच्चों, तो इसका सिंपली मतलब होता है कि स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। लेकिन जब हम ये लिखते हैं क्या, ये, तो इसका यही मतलब होता है कि जब हम इस रिएक्शन में अगर किसी रिएक्शन की डेल्टा H नॉट की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड स्टेट में हैं, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में बच्चों हैं। तो इसका यही मतलब होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर है 1 atm, और जो टेम्परेचर हमने बाई कन्वेंशन चूज़ किया है, बाई डिफ़ॉल्ट चूज़ किया है, वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन है वो। तो आशा करता हूँ बच्चों आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे ना। तो अब आगे देखते हैं। The standard enthalpy of formation of a compound delta H degree F यानी नॉट F लिखते हैं। The standard enthalpy of formation of a compound, the standard enthalpy of formation of a compound जिसको delta H नॉट F is the change in enthalpy for the reaction that forms 1 mole of the compound from its elements with all substances in their standard states. Okay, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। तो अगर यहाँ पे हम मान सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा छोटा सा कन्वेंशन लिखा है कि इफ़ अगर एलिमेंट्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो, इन स्टैंडर्ड स्टेट, और कंपाउंड जो बन रहा हो वो 1 मोल बन रहा हो इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो जो चेंज आता है डेल्टा एच का वही होता है डेल्टा एच नॉट एफ, है ना। यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हो जाती है, यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड हो जाएगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में हर चीज़ हमने ले रखा है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि द डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर गैसेज हैज़ बीन चेंज टू 1 बार, 1 atm से 1 बार कर दिया गया है गैसेस के लिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या प्रेशर कह सकते हैं आप, जो प्रेशर गैसेस के लिए है वो 1 atm ना करके 1 बार कर दिया गया है। वैसे 1 बार और 1 atm में कोई ज़्यादा मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं होता बच्चों। तो द डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर गैसेज हैज़ बीन चेंज टू 1 बार, जो कि 1 atm बराबर अप्रॉक्सीमेटली 1.013 बार, एग्जैक्ट वैल्यू ये लिखिए बच्चों। ज़्यादा कोई खासा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहें तो ये 1 ही atm 1 बार के बराबर आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या है कि 1 atm बराबर 1.013 बार होता है ना। तो बच्चों ये लिख सकते हैं स्लाइटली लोअर प्रेशर देन 1 atm, slightly lower pressure than 1 atm. For most purposes this change makes very little difference in the standard enthalpy changes by bar. तो अब आगे देखते हैं, है ना बच्चों, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हर सब्सटेंस की, हर इस कंपाउंड की डेल्टा एच नॉट एफ की वैल्यू दी हुई है। यहाँ सब्सटेंस है उसका फार्मूला, और यहाँ पे डेल्टा एच डिग्री नॉट यानी एफ नॉट एफ, डेल्टा एच नॉट एफ ना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है सबका, हर सब्सटेंस का यहाँ पे फार्मूला, सब्सटेंस फार्मूला, और उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। क्योंकि पर मोल क्यों यहाँ पे लिखा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम जब बात करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो हम 1 मोल कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पर इसी तरह सब्सटेंस और फार्मूला और उसके स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है किलो जूल पर मोल में बच्चों, ठीक है। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, वो एट 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर आपकी वैल्यू लिखी हुई है। वही बात कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है सब कुछ, तो 25 डिग्री सेल्सियस में आपकी वैल्यू लिखी हुई है। आगे देखते हैं बच्चों ना, ये पहले से हाईलाइटेड किताब है तो इसको हटा देते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, वी यूजुअली रिपोर्ट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज एट 298 केल्विन इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 1 फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि एक एलिमेंट उस स्टैंडर्ड स्टेट में एक से ज़्यादा फॉर्म में लाई करता हो ना, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट है
वो उसी स्टैंडर्ड स्टेट में यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 180 प्रेशर पे एक से ज़्यादा फॉर्म में लाई कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म अंडर ए स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके मोस्ट स्टेबल फॉर्म को चूज़ करते हैं। तो उस एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म को चूज़ किया जाता है। तो ये लिखा है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन रिएक्शन। तो फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए जो हम एलिमेंट चूज़ करते हैं, उस कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए जो हम एलिमेंट चूज़ करेंगे, वो उसका मोस्ट स्टेबल एलिमेंट चूज़ करेंगे। एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथेनॉल बच्चों C2H5OH इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथेनॉल जो होगा वो C2H5OH के लिए इज़ द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। वो इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है, उसी वैल्यू के बराबर होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, है ना बच्चों। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथेनॉल जो है बराबर होगा इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज के बराबर, है ना। इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज के बराबर। किस प्रकार देखते हैं, अब जैसे हमको C2H5OH बनाना है बच्चों, तो देखिए C2H5OH बनाने के लिए हम ये कंपाउंड फॉर्मेशन में देखना है कि अब ये 1 मोल कंपाउंड ये बनेगा तो कितनी इंथैल्पी में चेंज आएगा, और हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज देखना है। यानी ये चीज़ हमें कब देखना है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे हमें देखना है। तो हमें 1 मोल इसका फॉर्मेशन देखना है, तो वही होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, है ना, C2H5OH। तो यहाँ पे हमें 2 कार्बन की ज़रूरत है और हाइड्रोजन 5 और एक यहाँ पे 6, यानी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। किसकी किसकी ज़रूरत है बच्चों, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और क्या, और बच्चों 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी 1/2O2। क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/2O2। इससे मिलके क्या बनता है, इससे मिलके बनता है C2H5OH। इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगी स्टैंडर्ड स्टेट पे इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज होगी, उसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, है ना। उसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। क्यों बच्चों, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि इनकी स्टेट भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी कि कार्बन यहाँ पे हमने लिया है तो ये कार्बन डायमंड है या ग्रेफाइट। तो हमें पता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यानी स्टैंडर्ड स्टेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट के फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म हम चूज़ करते हैं बच्चों। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म चूज़ किया, यानी इसका मतलब यहाँ पे जो हमने कार्बन ले रखा है ये ग्रेफाइट होगा बच्चों। क्या होगा, ग्रेफाइट होगा बच्चों, है ना। और यहाँ पे 3H2, क्योंकि हमें पता है H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन, उसका स्टेबल फॉर्म H2 है, तो हमने 3H2 ले लिया क्योंकि 6 हाइड्रोजन थे, और 1/2O2 क्योंकि O2 हमें पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इनकी स्टेट दिखाना बहुत जरूरी है कि कार्बन सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैसेज स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसेज स्टेट में है। ये लिखना, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे बाकायदा मेंशन किया गया है कि जो 2 कार्बन लिया गया है वो ग्रेफाइड है यहाँ पर ना, 2 कार्बन के एटम और या मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक ही एटम होता है। और यहाँ पे 3H2 देखिए गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे 1/2O2 यहाँ पे भी गैस के फॉर्म में। स्टेट दिखाना बहुत जरूरी, स्टेट मेंशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये लिक्विड के फॉर्म में C2H5OH, है ना बच्चों। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल के आया है वो है -277.7 किलो जूल। ये है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इथेनॉल की। इथेनॉल की क्या लिखी है बच्चों, इथेनॉल के लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखी है जो कि -277.7 किलो जूल है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में कुछ रख सकते हैं, कुछ बातें कि यहाँ पे जो हम कंपाउंड बना रहे हैं वो एक ही मोल कंपाउंड है। देखिए यहाँ पे एक ही मोल कंपाउंड बना है और सारे एलिमेंट्स को हमने आपस में रिएक्ट करा दिया है, उनके सबसे जो स्टेबल होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। द एलिमेंटल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज O2। हमें पता है कि एलिमेंटल सोर्स जो है ऑक्सीजन का वो O2 है। द एलिमेंटल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज O2 नॉट O और O3। हम यहाँ पे O या O3 नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूल में सबसे स्टेबल फॉर्म ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैसिड के फॉर्म में है। O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन, O3 में एग्जिस्ट करता है, पर वो मोस्ट स्टेबल बच्चों नहीं है। ना अकेले O ही स्टेबल, ना अकेले ऑक्सीजन का एटम स्टेबल है, ना O3 स्टेबल है। इस वजह से हमने मोस्ट स्टेबल फॉर्म हमें रिएक्शन में लिखनी है, इसी वजह से हमने O2 लिखा है, ना कि O3 या O लिखा है बच्चों। तो द एलिमेंटल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज O2 नॉट O और O3 बिकॉज O2 इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली द एलिमेंटल सोर्स ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट एंड नॉट डायमंड बिकॉज ग्रेफाइट इज द मोर स्टेबल लोअर एनर्जी फॉर्म एट 298 केल्विन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 5.8 पॉइंट। अगर आपको जानना है कि क्यों ग्रेफाइट लोअर एनर्जी और ज़्यादा स्टेबल है तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.8 में। लाइक वाइज उसी तरह द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज H2 गैस। सो दिस इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन इक्वेशन 5.25 पॉइंट, है ना बच्चों। तो इससे हम एक बात और सीख सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये सवाल एक बार NTSC में पूछा गया था, इस वजह से मैं आपको लिख देता हूँ बच्चों। ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल होता है इससे डायमंड से। स्टेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो ग्रेफाइट जो है बच्चों ज़्यादा स्टेबल होता है डायमंड से।
डायमंड से आपका ग्रेफाइट जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हैं बच्चों। तो रिएक्शन में जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है, हमें मोस्ट स्टेबल फॉर्म भी, स्टैंडर्ड स्टेट में जो फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसी को लिखना है बच्चों, है ना। एग्जैक्टली आगे देखते हैं। द स्टोइचियोमेट्री ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शंस ऑलवेज इंडिकेट्स दैट 1 मोल ऑफ द डिजायर्ड सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टोइचियोमेट्री ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शंस ऑलवेज इंडिकेट्स दैट 1 मोल ऑफ द डिजायर्ड सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड एज एन इक्वेशन 5.25 पॉइंट। एज अ रिजल्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन आर रिपोर्टेड इन किलोजूल पर मोल ऑफ द सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड। Some values are given in table 5.3 and a more extensive table is provided in appendix 6। तो यहाँ पे एक बात ध्यान ये रखना है कि उसी हिसाब से स्टोइचियोमेट्री को हमको समझना है कि एक ही मोल कंपाउंड बने, 2 मोल अगर यही 2 मोल बन जाता है इथेनॉल और फिर कुछ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आती तो वो गलत होती, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ही नहीं होती, केवल एक ही मोल के लिए हमें वो वैल्यू चाहिए। स्टोइचियोमेट्री का काफ़ी ध्यान इसमें हमें रखना है बच्चों। आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिए कि बाय डिफिनीशन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इज 0। ये आप नोट कर लीजिए बच्चों, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि बाय डिफिनीशन इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपके पूछ लिया जाता है। ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एनटीएससी में पूछ लेता है कभी कभी, कई बार ये नीट में भी आ चुका है। वैसे बहुत आने के चांस बहुत कम रहते हैं क्योंकि काफ़ी इजी चीज़ है, ये समझना काफ़ी इजी चीज़ है बच्चों। तो बाय डिफिनीशन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म को फॉर्मेशन में जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ चेंज है वो बच्चों 0 ही होता है ना, वो 0 ही होता है। तो वही लिखा है बाय डिफिनीशन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इज 0 बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन रिएक्शन नीडेड व्हेन द एलिमेंट इज ऑलरेडी इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। जब एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में खुद ही है तो हमें कोई रिएक्शन उसके फॉर्मेशन के लिए चाहिए नहीं, और जब हमें कोई रिएक्शन ही उसके फॉर्मेशन के लिए नहीं चाहिए तो हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बाय डिफॉल्ट 0 ही मान के चलेंगे। आप समझिए इस चीज़ को। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई कि बाय डिफिनीशन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी of formation of the most stable form of any element is 0 because there is no formation reaction needed when the element is already in its standard state। आगे if the values of delta H not F for C graphite H2 गैस के लिए O2 गैस के लिए and the standard states of other elements are 0 by definition। बिल्कुल सही बात है। अब आगे कुछ यहाँ पे सवाल पूछा गया है, गिव इट सम टाइम, गिव सम थॉट। ओजोन O3 जो कि गैस है इज अ फॉर्म ऑफ एलिमेंटल ऑक्सीजन, ठीक है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है। इज डेल्टा एच फॉर डिग्री फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट एफ फॉर O3 गैस नेसेसरीली 0। नहीं बच्चों, यहाँ पे नेसेसरीली 0 नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि O3 मोस्ट स्टेबल नहीं है, O3 ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं होता। स्टैंडर्ड स्टेट में O3 स्टेबल नहीं होता बच्चों, स्टेबल नहीं होता। तो अगर स्टेबल नहीं है तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी बच्चों ना, इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो बच्चों हमसे क्या कहा है, ओजोन O3 जो कि गैस है इज अ फॉर्म ऑफ एलिमेंटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ओजोन O3 गैस नेसेसरीली 0, इन 0 नहीं होती बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि O3 स्टेबल नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट में O3 स्टेबल नहीं है, इस वजह से इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ओजोन के लिए होती है वैसे कोई मतलब का नहीं है, फिर भी आपको अगर वैल्यू से मतलब है तो आप लिख सकते हैं 142.7 किलो जूल पर मोल होती है बच्चों ना, इतनी वैल्यू इसकी होती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। ये आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, मैं इस आसानी से इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा घर में, है ना। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं यूजिंग एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन टू कैलकुलेट एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे बच्चों, क्योंकि इससे हमारे लेक्चर की टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है।